आज चर्चा का मुद्दा है कि गणित विषय हमको अच्छे से नहीं तैयार हो पा रहा। प्रॉब्लम यह है कि छोटे से ही विषय पे निरंतर अगर तैयारी और अभ्यास और ध्यान न दिया जाए तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे माता पिता भी कभी बच्चों को दोष देते रहते हैं, बच्चे अपने ट्यूटर को दोष देते हैं और या बच्चे अपने स्कूल के अध्यापकों को दोष देते रहते हैं। इस तरीके से एक दूसरे पर दोषारोपण की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन मैथ विषय जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारी पढ़ाई का, उसकी लुटिया डूब रही है। एक्चुअल में यही कहा जाएगा। बात यह आती है कि हमारा मैथ विषय अभी जैसे क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा है, इंटर की बोर्ड परीक्षा है, और हर क्लास के लिए वो चाहे कक्षा 1 का बच्चा हो, चाहे 12 का हो, चाहे IIT का हो, सब पर उसकी मैथ उसके लिए एक महत्वपूर्ण विषय निर्धारण की गई है। मैथ का अच्छे से तैयार होना और लगाना बच्चे के अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है, और हमको उसके विश्वास को जगाने के लिए उसके मैथ विषय को अच्छा बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, चरणबद्ध 5-6 तरीके हैं। अगर आप बच्चे हैं, इसको सुन रहे हैं, तो इसको लागू कर लीजिए, मैथ 100% अच्छी हो जाएगी। और अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चे के लिए उन बातों को लागू करवाइए तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। पहला पॉइंट है कि तैयारी करने के लिए बच्चा कौन से चैप्टर को पढ़ने जा रहा है। जैसे कोई भी चैप्टर है, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहा है, समांतर श्रेणी पढ़ रहा है, अरिथमेटिक मीन, उस चैप्टर का मतलब क्या है। मैंने देखा है बच्चे से पूछो भैया क्या पढ़ रहे हो, समुच्चय। हाँ सर समुच्चय पढ़ना है, बिल्कुल बढ़िया से तैयार है। और कह दो भैया जरा समुच्चय के बारे में बताओ, वो समुच्चय का क्वेश्चन आंसर तो कर सकता है लेकिन वो समुच्चय सेट की परिभाषा नहीं बता सकता। परिभाषा बहुत आसान है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, एक लाइन की डिफिनेशन। लेकिन जब उसको बताई नहीं गई, प्रॉपर तैयार की नहीं गई, बच्चे ने फोकस किया नहीं, तो कोई भी किसी में स्थित वो दम नहीं है कि इनके अंदर वो ये चैप्टर के नाम से ही रुचि पैदा की जाती है। उस बच्चे को बताया जाए कि भैया समुच्चय पढ़ने जा रहे हो, समुच्चय में बहुत सी अलग अलग वस्तुओं का निर्धारण एक ही जगह पे किया जाता है, उनको एक ही प्रकार की चीजों को रखा जाता है एक जैसा। ऐसा कर करके सबसे पहला काम है कि जो भी बच्चा, अगर आप शिक्षक भी हैं, आजकल बहुत सब बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, तो अगर आपके द्वारा भी आपको लग रहा है कि हमारे बच्चों को अच्छी मैथ नहीं समझ में आ रही, तो मैं गारंटी देता हूं ऐसी टिप्स का इस्तेमाल करके हम बच्चों में मैथ के प्रति रुचि जगा सकते हैं, अच्छा सा ज्ञानार्जन की व्यवस्था बना सकते हैं। दूसरी हेडिंग है फार्मूले लर्न। देखिए हमारा पहला चरण था कि हमने अपने क्लास में जितने भी चैप्टर है, जैसे हमने जो चैप्टर पढ़ा उसको जाना कि वो चैप्टर एक्चुअल में है। अब बात आती है फार्मूले लर्न। सबसे ज्यादा फिसड्डी है बच्चा इसी काम में। अगर वो फार्मूला लर्न करने तो शायद भगवान दया से उसको मैथ तैयार हो जाए। अब देखिए मैं बताता हूं, आपके बच्चों से आप पूछिए बेटा साइन ए प्लस बी बताओ। अच्छा सर साइन ए प्लस बी पूछ रहे ना, हाँ बेटा साइन ए प्लस बी बताओ। अच्छा साइन ए प्लस बी पूछ रहे हैं आप, वो बार बार दोहराता है तो आपको लगेगा कि शायद उसको आता नहीं आता है, बस वो लेट में बताएगा, उसको समय लगेगा। वो बार बार साइन ए प्लस बी को माइंड में डाल रहा कि वो कहीं से सूत्र निकले। तो हमें क्या करना है, हम अभिभावक के तौर पे, शिक्षक के तौर पे और बच्चों के तौर पे हमें क्या करना है, मैथ की सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए उस बच्चे का मन में पढ़ाई होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर वो मन में दोहराता है, जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, बिना कॉपी देखे उससे कहिए याद करो। जैसे 4 फार्मूले पढ़े तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी करके अगर वो इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करता है, अपने प्रश्नों को, सूत्रों को बिना देखे, अगर वो बिना देखे तैयार कर रहा, आप 100% मानिए। हम लोग जैसे पूछते हैं भैया tan 30 की वैल्यू बताओ तो 6 बार तो tan 30, अच्छा सर tan 30 पूछ रहे ना, हाँ भैया हाँ tan 30, अरे इतने बार tan 30 बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मजबूरी है, उसका दिमाग tan 30 से रिले ही नहीं करता कि वैल्यू निकाल के वो घंटों उसको दोहराएगा। हो सकता हो कोई ट्रिक से वैल्यू निकाल रहा हो, ये प्रॉब्लम है ना। तो जैसे tan 30 1/√3 cot 30 √3 ऐसे करके फट से मान बता दे। तो पहली विधि हमारी है चैप्टर नेम एंड चैप्टर नेम के बारे में जो भी जानकारी बच्चे को दी जा सके। दूसरा फार्मूले लर्न करने की तैयारी है कि बच्चा उस चैप्टर के फार्मूले लर्न कर ले। तीसरा आता है कि जब बच्चा वो चैप्टर लगाए, तो आजकल तो अति लघुत्री, लघुत्री और विस्तृत करके इन 3 चरणों में लगा है। किताब में ही लगाते समय एट वंस जैसे भी अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, आप उस पर गोला कर दीजिए, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, जो भी आपको निशान लगाना हो लगा दीजिए। फायदा यह होगा कि परीक्षा काल के समय या 2 दिन परीक्षा को मान लीजिए समय रह जाता है, तो हम एकदम से जूझ पड़ते हैं। पूरी किताब तुम कैसे 2 दिन में तैयार कर लो, कितने बड़े तुम महारथी हो, कितना बड़ा निशाना तुम्हारा पक्का है कि 2 दिन में तुम तैयार कर लो, संभव ही नहीं है बेटा। रिवीजन का मतलब ये होता है कि हमको जो एक एक्सरसाइज में 1 या 2 प्रश्न नहीं आए, हम उनका रिवीजन करें। रिवीजन ये थोड़ा ना कि पूरी किताब लेके बैठे तुम दिन रात पढ़ो, 2 दिन पूरे दिन रात पढ़ो, चलो
और पढ़ के देख लो 2 दिन में क्या कर लेते हो, कुछ नहीं होगा। तो रिवीजन का मतलब है हमारे पुस्तकों में जिन प्रश्नों पर निशान लगा हुआ है हम उनको तैयार करें बेहतर तरीके से, अच्छा हो जाएगा। अगला है ना आने वाले प्रश्नों का जमकर अभ्यास। आप 7 दिन के टाइम टेबल को सेट कर लीजिए। 6 दिन आप खूब सवाल लगाइए, एक्सरसाइज जुटे रहिए, फार्मूला लर्न करिए, जो जमन हो करिए। एक दिन संडे को रखिए कि जो हमको एक्सरसाइज के अंदर जो प्रश्न हमारे नहीं आए हैं उनको हम अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी होगी तो गारंटी है कि कहीं भी हाई स्कूल का बच्चा 70 नंबर का होगा तो 70 आउट ऑफ 70, इंटर का बच्चा अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा तो 100 आउट ऑफ 100, कहीं गया नहीं है। वो जाता ही इसलिए है क्योंकि हम जाने देते हैं ना, हम तो जाने देते हैं इसलिए चला जाता है। भाई मान लीजिए आपकी मेज पे रसगुल्ला रख दिया गया तो वो 2 ही बातों से बेकार हो सकता है, या तो आप खाओ ना, और जब आप खाओगे नहीं तो दूसरा उसको उठा ले जाएगा। तो जब रखी हुई चीज हमारे सामने है, बस हमको क्या करना है, मेहनत करके उसमें चम्मच लगा उसको खाना है, स्वाद लेना है। ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि उसका स्वाद लेने के लिए हम क्या करें। और सबसे अंत में आता है टाइम टेबल और रेगुलर अभ्यास। ये 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम टेबल हर विषय के लिए आपका अलग होना चाहिए। आप देखते होंगे बोर्ड परीक्षा में उन्होंने टॉप कर दिया, उन्होंने टॉप कर दिया, कोई असली बात ये नहीं बताता कि हमने टॉप कैसे किया है। मेन मुद्दा सब यही कहते हैं मैं बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने ये बहुत अच्छे से किया। अंदर की बात यही है कि एक सफल टाइम मैनेजमेंट ही आपको टॉप करा सकता है। दिन में सबके पास उतने ही घंटे हैं जितने आपके पास घंटे हैं, उनको अलग से 48 घंटे नहीं दिए गए और ना ही आपको अलग से मिलने वाले हैं, ना आपके 24 से घटा दिए गए, भैया तुम कमजोर हो 23 ले लो, तुम 48 ले लो। तो मुख्य मुद्दा यह है कि हम किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट ऐसा निर्धारण करें, सूत्रों को याद करना, कठिन प्रश्नों का अभ्यास करना, अति लघुत्तरी बहुविकल्पी को भी हमें तैयार करना। हाई स्कूल में तो 20 प्रश्न उसके बहुविकल्पी के ही आने हैं, आराम से लगाना, गोले में वही भरना, जब तुमको तैयार हो जाए बढ़िया तरीके से आ जाए। और इस प्रकार से हमारी मैथ तैयार होती है। देखो बेटा, अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी कक्षा में हम नहीं पढ़ाई करके अगली कक्षा में एक अच्छा रिजल्ट प्रदान कर लेंगे तो ये महामूर्खता है। आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने अपने हाथ से 1 साल की पढ़ाई गुड़गोबर कर दी है। 1 साल आप पढ़े ही नहीं, 1 साल की पढ़ाई जो बर्बाद हुई है उससे नुकसान ये होगा कि आपकी पढ़ने का तारतम्य टूट गया, अभ्यास टूट गया, लर्न करने की ताकत चली गई, सुबह उठने की क्षमता घटित हो गई। और 1 साल में जो टाइम बचाए हो ना, वो जो तुमने टाइम कहीं और लगा दिया है, मोबाइल में और कहीं घूमने में और जो भी करने में लगाया है, वो आदत अगले साल नहीं छूटेगी। किसी भी हालत में वो अगले साल आदत नहीं छूटेगी, वो बहुत नुकसानदेह हमारे लिए आदत बनेगी, हमारे भविष्य को नस्तो नाबूद कर देगी। देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है, अन्य सभी कार्य आप करते रहिए, कोई बुराई नहीं। रिजल्ट अगर बेहतर रहा तो कोई आप पर आक्षेप या उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन रिजल्ट अगर गड़बड़ा गया तो पढ़ने के बावजूद भी कोई छोड़ेगा नहीं। हर आदमी यही कहेगा कि भैया पढ़ते नहीं थे, वो काम चोर थे, लुकुम चोर थे, वो मैच खेलने जाते थे। और अगर रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो सब यही कहेंगे चाहे ना पढ़ा हो, और बहुत मेहनती था भैया, बहुत मेहनती, बहुत मेहनत करता था। तो यार सब छोटे भाई बहनों, और अगर हमारे अभिभावकगण भी इसको सुन रहे हैं तो प्रयास करें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है। आज हम जिसे खिलवाड़ के रूप में ले जा रहे हैं, उसी के दम पर हमें कहीं ना कहीं नौकरी हासिल होगी, सरकारी हो या प्राइवेट हो, नौकरी नौकरी है, अलग बात है। लेकिन हम मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें, एक सफल रिजल्ट बनाएं एक सफल जीवन के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे मेरे चैनल ज्ञानार्जन सेवा संस्थान को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे को स्नेह और बड़ों से आशीर्वाद की आकांक्षा है। धन्यवाद।